हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे अब जो है करंट अफेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ मई 2022 सीरीज लेके आए हैं। तो इसमें हम जो है सबसे पहले पॉलिटी के कुछ करंट अफेयर्स जो है उनके बारे में कवर करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो है जस्ट टू करंट अफेयर्स जो है फ्रॉम द मई 2022 ऑफ पॉलिटी कवर करने वाले हैं, बट जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। एंड इस पे आपको जो है डेली न्यूज़ आर्टिकल्स टू रीड जो है दो हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड इन करंट अफेयर्स के जो पीडीएफ है वो भी आपको जो है इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। एंड इसका जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुकी हूँ। डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो, राइट। सो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का सबसे पहला टॉपिक है जो कि न्यूज में था इन द मई, वो है आर्टिकल 142, राइट। सो अभी देख लेते हैं कि आर्टिकल 142 है क्या। तो आर्टिकल 142 के अंदर जो है ना एक्चुअल में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दे दी जाती हैं टू डू दी कंप्लीट जस्टिस। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फील होता है कि किसी बंदे के साथ किसी पर्सन के साथ जो है जस्टिस नहीं हुआ है, राइट, जो दूसरे यहाँ पे ना गवर्नर उनके साथ जो है अच्छे से जस्टिस कर पाई है, ना ही प्रेसिडेंट ने जो है वहां पे कोई डिसीजन सुनाया है उसकी पिटिशन के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना कंप्लीट जस्टिस के लिए अपनी इस पावर को यूज कर सकती है। तो आर्टिकल 142 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट को ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो है वो दी गई है। तो रिसेंटली कॉन्टेक्स्ट क्या है अभी आर्टिकल 142 का, ये जो है न्यूज में क्यों है। तो क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली जो है ना जो पेरारी वालन थे, पेरारी वालन जो है उन्होंने एक तरह से वो एक्यूज थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के असैसिनेशन केस में। तो उन्होंने जो है ना अभी पहले गवर्नर के सामने जो है ना अपनी पिटीशन लगाई थी, एक मर्सी पिटीशन लगाई थी या फिर पार्डन की पिटीशन हम बोल सकते हैं, वो लगाई थी। बट काफी लंबा समय जो है वो बीत चुका है। तो गवर्नर ने जो है कोई भी डिसीजन इसके ऊपर नहीं सुनाया है। एंड वो बोलते हैं कि मुझे जो है ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन राइट यहाँ पे नहीं दिया गया है कि मैं पार्डन पिटीशन के ऊपर डिसीजन ले सकूं। ओके। तो इसके बाद में जो है ना उन्होंने फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में, पेरारी वाला ने क्या किया था कि जब गवर्नर ने ऐसा बोल दिया था कि मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, तो उसने क्या किया था यहाँ पे पेरारी वाला ने कि सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन यहाँ पे लगा दी थी। ओके। तो उसी पिटीशन के मद्देनजर जो है अभी कोर्ट ने जो है ना उसे आजाद कर दिया, आई मीन रिलीज कर दिया है। ऑर्डर द रिलीज ऑफ द एजी पेरारी वालन इन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी असैसिनेशन केस। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि काफी लंबा समय जो है बीत चुका है, राइट। एंड वो उसने पिटीशन यहाँ पे डाली हुई है। ऑलमोस्ट 30 ईयर्स जो है वो यहाँ पे हो चुके हैं, वो एक्सटेंडेड डिटेंशन के ऊपर ही है ऑफ ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। जितनी उसकी यहाँ पे सजा यहाँ पे उसे भुगतनी चाहिए थी उतनी वो पहले से ही भुगत चुके हैं। तो इसकी वजह से जो है उन्हें आजाद कर दिया गया है, मीन रिलीज कर दिया गया है। Okay, so the court used its constitutional rights because of the extended wait and the governor unwillingness to take a decision on the pardon petition. तो अभी आर्टिकल 142 क्या है, क्या था, फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड केस इन द 1989 टू द अयोध्या राम मंदिर जजमेंट इन द 2019, द टॉप कोर्ट हैज मैनी अ टाइम इन्वोक्ड इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स अंडर द आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा नहीं है कि ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज किया है, इससे पहले भी कई सारे ऐसे केस यहाँ पे हो चुके हैं जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस पावर का यूज किया है। एंड आर्टिकल 142 जो है ना इसके अंडर एक यूनिक पावर दी गई है टू द सुप्रीम कोर्ट टू डू अ कंप्लीट जस्टिस बिटवीन द पार्टीज वेयर एट टाइम लॉ या फिर जो स्टेट्यूट मे नॉट प्रोवाइड अ रेमेडी। ओके, यहाँ पे कानून जो है वो एक रेमेडी नहीं प्रोवाइड करवा सकता है, उन केसेस में जो है सुप्रीम कोर्ट अपनी इस पावर का यूज करते हुए, राइट, वो कोई भी हम बोल सकते हैं कि डिसीजन यहाँ पे ले सकता है। ओके। So the court can extend itself to put a quietus to a dispute in a manner which would benefit the facts of the case, right? तो क्या था यहाँ पे कि 2014 में पहले एक तरह से इन्हें जो है ना डेथ सेंटेंस जो है सुनाई गई थी पेरारी वालन को, राजीव गांधी के यहाँ पे केस में, राइट। तो इन्हें डेथ सेंटेंस यहाँ पे सुनाई गई थी। तो फिर इन्होंने जो है ना 2014 में एक तरह से मर्सी की पिटीशन लगाई थी प्रेसिडेंट के सामने कि जो है मेरी जो डेथ सेंटेंस है उसे चेंज कर दिया जाए एंड इसे जो है लाइफ सेंटेंस जो होती है ना वो यहाँ पे लगा दिया जाए। तो वो जो है प्रेसिडेंट ने मान ली थी। तो इनकी जो है ना
जो सजाई मौत थी उसे चेंज कर दिया गया था, एंड उसे चेंज करके इन्होंने क्या किया था कि इनकी जो है ना लाइफ सेंटेंस में उसे चेंज कर दिया था। तो उसके बाद में जो है इन्होंने फिर दोबारा से जो है अपने जो लोकल गवर्नमेंट होती है, तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट थी ना, वो वहां पे एक तरह से आजाद अपने आप को रिलीज करवाने के लिए भी मर्सी पिटीशन जो है वो लगाई थी। तो गवर्नर को जो है वो मर्सी पिटीशन यहाँ पे भेजी थी। वो कब लगाई थी? 2018 में लगाई थी कि जो मेरी लाइफ सेंटेंस है उसे खत्म कर दिया जाए। राइट, तो उसे ऑलमोस्ट जो है काफी लंबा समय बीत चुका है। तो गवर्नर जो है ना वो रेडी नहीं थे, वो बोलते कि मेरे पास ये पावर नहीं है कि मैं ये डिसीजन जो है ले सकूं। तो काफी लंबे समय से जो जो पिटीशन यहाँ पे डाली हुई थी गवर्नर के अंडर, राइट, वो पेंडिंग पड़ी हुई थी। तो इसकी वजह से जो है ना अभी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दोबारा से पिटीशन लगाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी इसके ऊपर डिसीजन सुनाया है, एंड वो बोलते हैं काफी लंबा समय जो है बीत चुका है, काफी लंबा समय जो है वो अपनी लाइफ सेंटेंस पे जो है स्पेंड कर चुके हैं, एंड ओवर 27 ईयर्स जो है उन्हें जेल में हो चुके हैं। तो इन्हें अब रिलीज कर देना चाहिए। राइट, ऐसा यहाँ पे हुआ है। So, the Constituent Assembly emphasized the importance of including such an article in the Constitution. तो Constituent Assembly जो थी, राइट, उन्होंने जो है ना एक ऐसा आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था। वो इसी की वजह से डाला था कि अगर किसी बंदे के साथ जो है ना इंसाफी हुई है, राइट, उसे जो है अच्छे से उसके डिसीजन नहीं लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी जाए कि जो है वो बंदा वहां पे जाके जो है ना पिटीशन लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, एंड सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी जजमेंट दे सकता है। राइट, सो द राइटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव दैट दिस प्रोविजन वाज क्रिटिकल फॉर इंडिविजुअल्स हु आर फोर्स्ड टू सफर बिकॉज ऑफ द लीगल सिस्टम डिसएडवांटेजेस पोजीशन इन ग्रांटिंग रिक्वायर्ड रेमेडीज। ओके, तो यहाँ पे जो है ना किसी बंदे के लिए जो है ना काफी ज्यादा, एक इंडिविजुअल के लिए जो है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रोविजन। एक तरह से जैसे जो है फोर्सफुली यहाँ पे सफर करना पड़ता है लीगल सिस्टम में जो डिसएडवांटेजेस पोजीशंस है ना उसकी वजह से। ओके, उसमें जो लैक है यहाँ पे हमारे लीगल सिस्टम में उसकी वजह से। राइट, तो अभी जो देख लेते हैं कि पार्डनिंग पावर्स क्या है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की। So the court dismissed the center argument that the president exclusively and not the governor had the power to grant pardon in a case under section 302 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो इसमें जो है ना एक्चुअल में जैसा बोला गया था गवर्नर के द्वारा कि मैं डिसीजन नहीं सुना सकता हूँ, कि मैं इन्हें पार्डन नहीं कर सकता हूँ, ये पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है। तो कोर्ट ने जो है ना सेंटर का ये जो आर्ग्यूमेंट था उसे डिसमिस किया है, बोला है कि दोनों के पास ये पावर है, राइट, वो पार्डन कर सकते हैं। So because this argument would declare Article 161 a dead letter resulting in an exceptional situation in which governor pardons in murder cases dating back 70 year would be rendered invalid. Okay, तो आर्टिकल 161 के अंडर जो है गवर्नर को भी जो है ये पावर दी गई है कि वो जो है पार्डन कर सकते हैं, एंड पहले भी गवर्नर्स ने जो है ना कई सारे मर्डर केसेस में जो है पार्डन किया है। राइट, तो दोनों के पास पार्डनिंग पावर है। तो आर्टिकल 142 जो है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 में जो ऐड किया गया था उसके बारे में थोड़ा सा जो है डिटेल में देख लेते हैं कि ये बोलता क्या है। ओके, इसमें दो क्लॉजेस जो है वो ऐड किए गए हैं, वो दोनों क्लॉजेस जो है वो क्या बोलते हैं, उसमें क्या चीजें हैं। सो 142 इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अनलेस एज टू डिस्कवरी। फर्स्ट कंडीशन क्या है? That Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, right? तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जो है अगर उसे ऐसा फील होता है कि किसी बंदे के साथ जस्टिस नहीं हुआ है किसी भी मैटर में जो उसके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो एक तरह से डिसीजन सुना सकता है। एंड एनी डिक्री सो पास्ड और ऑर्डर सो मेड शैल बी इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड जो भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन सुनाया है वो ऐसा भी बोल सकती है कि ये जो डिसीजन है वो पूरे इंडिया में इसे इन्फोर्स किया जाए, ये भी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। इन सच ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड अंटिल प्रोविजन इन दैट बिहाफ is so made in such a manner as the president may be under prescribed, right? मीन जो भी यहाँ पे डिसीजन सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट उसे जो है पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में भी जो है इन्फोर्सेबल कराने का जो हक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास है। राइट, एक क्लोज ये है। दूसरा है the subject to the provision of any law made in this behalf by parliament, the supreme court shall as respect the whole of the territory of India have all and every power to make any order for the purpose of securing the attendance of any person
the discovery or production of any documents or the investigation of or punishment of any contempt of itself, right? तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी टेरिटरी में चाहे कोई भी बंदा यहाँ पे रह रहा हो, अगर वो एक्यूज है तो उसे बोल सकता है कि उसे जो है यहाँ पे अटेंड होना है, राइट? अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन को सिक्योर किया जा सकता है, या फिर उसे ये भी बोला जा सकता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको पेश करने हैं, राइट? वो कुछ भी मंगवा सकता है यहाँ पे, राइट? इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो करवा सकता है ऑफ एनी कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, राइट? तो ये सारी पावर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं, एंड ये किसके अंडर है? आर्टिकल 142 के अंडर है, एंड ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है न्यूज में है, राइट? तो ये था फर्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हाउ डिड सिक्किम बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि रिसेंटली जो है ना सिक्किम ने अपना स्टेटहुड डे जो है वो ऑब्जर्व किया था, कब? 16 मई को यहाँ पे किया था, राइट? एंड इट वाज ऑन 16 मई 1975 दैट जो सिक्किम थी वो यूनियन ऑफ इंडिया की 22nd स्टेट बनी थी, राइट? तो अभी इन्होंने अपना स्टेटहुड डे जो है वो सेलिब्रेट किया है रिसेंटली। तो अभी इसी के बारे में देख लेते हैं कि सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट कैसे बना था। तो ये तो आपको भी पता होगा कि ये जो सिक्किम था वो इंडिया का पार्ट नहीं था, राइट, शुरू से, तो ये बाद में जाके बना था। तो क्या हुआ था? हाउ डिड द हिमालयन स्टेट केम टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन? सो बिगिनिंग विद द फुनसोक नामग्याल, जो फर्स्ट चोग्याल मोनार्क थे, राइट, यहाँ के, द नामग्याल डायनेस्टी रूल्ड सिक्किम अंटिल 1975। तो इस नामग्याल डायनेस्टी जो थे, राइट, उन्होंने 1975 तक सिक्किम को रूल किया था। सो इन 1953 years after India's independence, a treaty was signed between the इंडियन गवर्नमेंट एंड सिक्किम के जो रूलर थे उनके बीच में जो है ना यहाँ पे ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी 1950 में, इंडिपेंडेंस के 3 साल के बाद में। तो ये जो एग्रीमेंट था इसमें ये बोला गया था दैट द फॉर्मर कंटिन्यूड इट्स स्टेटस एज ए प्रोटेक्टोरेट स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया, राइट? तो ये प्रोटेक्टोरेट स्टेट यहाँ पे बनी रहेगी एज द यूनियन ऑफ इंडिया, मीन जो है ना ये इसका पार्ट नहीं होगी, राइट? इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द इंडिया, बस जस्ट ये प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनेगी कि इंडिया जो है वो इसका प्रोटेक्टोरेट बन सकता है, मीन इंडिया से प्रोटेक्ट करेगा जब कभी भी इसे जरूरत बनेगी। So in September 1974, the Chogyas called for a referendum, and in the subsequent referendum, as many as 97.5% participants voted in favor of joining India, while 2.45% voted against the proposal, right? So September 1974 में इसे इंडिया के साथ एग्रीमेंट करने से पहले जो है ना सितंबर 1974 में चोग्याल्स ने जो है एक रेफरेंडम यहाँ पे लगाया था, राइट? उसमें जो है ना इस रेफरेंडम में 97.5% जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने वोट किया था कि हम इंडिया को ज्वाइन कर लेंगे, कुछ ही परसेंट जो थे वो इस प्रपोजल के खिलाफ थे, राइट? एंड ऑन मे 1975 जो उस समय के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे फारुकुद्दीन अली अहमद साइंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड अ डे लेटर सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया, राइट? तो सिक्किम जो थी फिर वो इंडिया की स्टेट बन गई थी, एंड द पोजीशन ऑफ द चोग्याल वाज एबोलिश्ड एज वेल, राइट? तो उसके बाद में जो है इनकी जो पोजीशन थी चोग्याल की वो भी एबोलिश कर दी गई थी, राइट? कि जो रूलर होते हैं ना, राइट, वो सारा यहाँ पे जो चीजें थी वो वहां पे खत्म कर दी गई थी। तो 1975 को जो है सिक्किम क्या बन गई थी? इंडिया की 22nd स्टेट बन गई थी। सो ड्यूरिंग द एंग्लो नेपोलिस वॉर, राइट, जब एंग्लो नेपोलिस वॉर हुई थी या फिर जिसे गोरखा वॉर भी बोल सकते हैं 1814 एंड 1816 में, तो सिक्किम ने ना उस समय में भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अलाई किया था। उस समय में सिक्किम जो है वो एक अलग कंट्री हम बोल सकते हैं या फिर अलग रीजन था, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अलाई किया था गोरखा वॉर में, ओके? तो कंपनी जीत गई थी इसमें, एंड फिर क्या हुआ था कि सिक्किम को सारे जो पार्ट्स थे जो यहाँ पे नेपाल ने हथिया लिए थे, राइट, वो उन्हें वापस कर दिए गए थे। सो सिक्किम जो थी उस समय में भी ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बनी थी अंडर द ट्रीटी ऑफ तुमलोंग साइंड इन मार्च 1861। तो इस तरह से सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट बनी थी, राइट? So in our next video we will continue with this same topic, पॉलिटी के कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं वो आगे जाके हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।